ऑडियो लेक्चर ऑफ चैप्टर 4 कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तुलनात्मक लोक प्रशासन। जब तक लोक प्रशासन का अध्ययन तुलनात्मक नहीं होता तब तक इसका विज्ञान होने का दावा खोखला है। रॉबर्ट डहल 1915 टू 2014। संयुक्त राज्य अमेरिका के राजनीतिक वैज्ञानिक रॉबर्ट डहल येल विश्वविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर रहे हैं। वर्ष 1953 में डहल ने शास्त्रीय लोकतंत्र से आधुनिक समाजों को अलग करने के लिए चार्ल्स लिम्डॉन के साथ मिलकर बहुल शासन पोलार्की कई लोगों द्वारा शासन शब्द गढ़ा। डहल के प्रारंभिक लेखन में प्रत्यक्षवादी और व्यवहारवादी सिद्धांतों का प्रभाव दिखाई देता है। 1950 और 1960 के दशक की शुरुआत में डहल ने पारंपरिक बहुलवाद को विकसित करने में योगदान दिया, लेकिन 1960 के दशक के अंतिम वर्षों में लिंडब्लॉम और जेके गॉलब्रेथ के साथ मिलकर उदारवाद के नव बहुलवादी नियोप्लुरलिज्म ने एक आमूलवादी स्वरूप का विकास किया। इसमें उन्होंने प्रमुख पूंजीवादी निगमों की बढ़ती शक्ति पर चिंता व्यक्त की। डहल की प्रमुख कृतियां हैं अ प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी 1956, हु गवर्न्स 1961 और डायलेमास ऑफ प्लुरलिस्ट डेमोक्रेसी, बहुलतावादी लोकतंत्र की दुविधा 1982 है। तुलनात्मक राजनीति व तुलनात्मक लोक प्रशासन समान रूप से आधुनिक व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान की स्थायी देन है। तुलनात्मक लोक प्रशासन के विद्वानों का मूल उद्देश्य लोक प्रशासन को परंपरागत अध्ययन क्षेत्र एवं परंपरागत अध्ययन प्रणालियों की सीमा से बाहर लाकर उसके क्षेत्र को विस्तृत करना तथा नई समस्याओं के समाधान के अनुरूप नई मान्यताओं को स्थापित करना था। तुलनात्मक लोक प्रशासन का विकास 1960 टू 70 के दशक में अमेरिका में हुआ। फेरेल हेडी 1960 के दशक को तुलनात्मक प्रशासन आंदोलन का स्वर्ण युग गोल्डन एज कहते हैं। तुलनात्मक लोक प्रशासन के जन्म व वृद्धि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान द अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अस्पा का रहा। अस्पा ने 1963 में तुलनात्मक प्रशासन समूह कैग का गठन किया। फेडरिक्स को कैग का अध्यक्ष बनाया गया, जो 7 से 8 साल तक 1970 तक इसके अध्यक्ष रहे तथा सीपीए को नई पहचान दिलाई। रिक्स के बाद रिचर्ड गैबल इसके अध्यक्ष बने। कैग अपने कार्यक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय है। इसने एशिया, अमेरिका व यूरोप में तुलनात्मक लोक प्रशासन संबंधी अनुसंधानों का प्रोत्साहित किया। 1973 तक कैग बिखर गया क्योंकि फोर्ड फाउंडेशन से सहायता मिलनी बंद हो गई। सीपीए व कैग से जुड़े महत्वपूर्ण विद्वान फेडरिक्स, फेरेल हेडी, ड्वाइट वाल्डो, रॉबर्ट डहल, जेम्स हेफी, रिचर्ड गैबल, क्विडलैंड मॉन्टमेरी, फ्रेंच शेरवुड, मार्टिन लैंडाउ आदि हैं। मोहित भट्टाचार्य ने वुड्रो विल्सन को तुलनात्मक लोक प्रशासन सीपीए का जनक माना है। जॉन कोहा का मानना है कि तुलनात्मक लोक प्रशासन एक नया युवा आंदोलन है, उसमें जोश है, उसकी जड़ें व्यवहारवादी आंदोलन में देखने को मिलती है। हेंडरसन ने लिखा है कि उसकी बौद्धिक जड़ें व्यवहारवादी आंदोलन में देखने को मिलती है। निकोलस हेनरी के अनुसार रिक्स की इच्छा सीपीए को तथ्यपरक, वैज्ञानिक, अमूर्त, सर्वसामान्यीकृत, प्रणालीबद्ध व सार्वभौम बनाने की थी और सीपीए को ऐसा ही बनना पड़ा। तुलनात्मक लोक प्रशासन की पृष्ठभूमि पर वुड्रो विल्सन, रॉबर्ट डहल, फेरेल हेडी, रिक्स आदि विद्वानों के विचार अलग अलग हैं। विल्सन का उद्देश्य यह देखना था कि संयुक्त राज्य अमेरिका व अन्य देशों की प्रशासनिक परिपाटियां व संस्थाएं अंतर संबंधित हो सकती हैं क्या। रॉबर्ट डहल का लोक प्रशासन को तुलनात्मक बनाने का उद्देश्य उसे विज्ञान बनाना था। हेडी का लक्ष्य सैद्धांतिक व प्रायोगिक पक्षों को एकीकरण करना था। तुलनात्मक लोक प्रशासन का अर्थ। सामान्य शब्दों में तुलनात्मक लोक प्रशासन से तात्पर्य ऐसे विषय से है जिसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक प्रशासनिक इकाइयों की संरचना व कार्यात्मकता की तुलना की जाए। यह तुलना अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्जातीय, अंतर्विभागीय हो सकती है। तुलनात्मक लोक प्रशासन की प्रकृति व प्रवृत्ति। फेडरिक्स के अनुसार 3 प्रवृत्तियां हैं। पहली, आदर्शात्मकता से अनुभव संबंधी उन्मुखता, आइडियोलॉजिकल टू एम्पेरिकल, क्या होना चाहिए की बजाय क्या है पर जोर। दूसरा, विशिष्ट से सामान्य की ओर, एडोग्राफिक टू नॉमोथेटिक। तीसरा, गैर पारिस्थितिकीय से पारिस्थितिकीय उन्मुख, नॉन इकोलॉजिकल टू इकोलॉजिकल। फेडरिक्स ने तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन को निम्नलिखित 4 उद्देश्य बताए हैं। पहला, एक विशिष्ट व्यवस्था या व्यवस्थाओं के समूह के विशिष्ट लक्षणों एवं गुणों को समझना। दूसरा, नौकरशाही के आचरण व व्यवहार में अंतर सांस्कृतिक एवं अंतर्राष्ट्रीय, क्रॉस कल्चरल एंड क्रॉस नेशनल अंतरों के लिए उत्तरदायी कारकों की व्याख्या करना। तीसरा, किन्हीं विशिष्ट परिवेशीय स्थितियों में किसी विशिष्ट प्रशासन की सफलता या असफलता के कारणों की जांच करना। चौथा, प्रशासनिक सुधारों की रणनीतियों
परिस्थितियों को समझना। तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन को प्रेरित करने वाले तत्व। पहला, अधिक व्यापक विषय क्षेत्र की खोज करना। इसके तहत लोकतांत्रिक, निरंकुश, विकसित व विकासशील, पूंजीवादी व साम्यवादी देशों की प्रशासनिक व्यवस्थाओं का अनुभविक अध्ययन करना था। दूसरा, यथार्थवादी, रियलिस्ट, व्यवहारिक अध्ययनों पर ध्यान केंद्रित करना। औपचारिक व आदर्शात्मक की बजाय अनौपचारिक व यथार्थ अध्ययनों पर बल देना। तीसरा, सैद्धांतिक, थियोरेटिकल अध्ययन पर बल, ताकि मॉडल्स व सिद्धांतों का निर्माण कर लोक प्रशासन के वैज्ञानिक अध्ययन को बढ़ावा दिया जा सके। चौथा, विकासशील राष्ट्रों की प्रशासनिक व्यवस्थाओं का अध्ययन। पांचवा, लोक प्रशासन को वैज्ञानिक बनाने की आकांक्षा। छठा, लोक प्रशासन को स्वायत्त अध्ययन विषय के रूप में स्वायत्तता दिलवाना। सातवां, सीपीए की प्रारंभिक अवस्था अपने एक उपक्षेत्र विकास प्रशासन की समृद्धि के कारण समृद्धशाली बनी। 1960 से 70 के बीच सीपीए में विकास प्रशासन का बोलबाला था। सीपीए के अध्यक्ष के उपागम हेंडरसन ने 3 उपागम बताए। पहला, नौकरशाही उपागम। रॉबर्ट प्रेस्थस, फेरेल हेडी, माइकल क्रेजियर आदि ने इसका प्रयोग किया है। दूसरा, निवेश निर्गत, इनपुट आउटपुट उपागम। यह डेविड ईस्टन के व्यवस्था सिद्धांत सिस्टम मॉडल से लिया गया है। एफ.डब्ल्यू. रिक्स ने कृषिका औद्योगिकी एवं प्रिज्मेटिक मॉडल में यही उपागम बताए। रिक्स की प्रिज्मेटिक साला मॉडल समाजशास्त्री टेलकट पार्सन के संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम से भी प्रभावित है। तीसरा, संगठक उपागम। फेसलर ने इसका उपयोग मंत्रालयों, मंडलों आदि के विश्लेषण में किया। तुलनात्मक लोक प्रशासन के मॉडल। मैक्स वेबर का नौकरशाही मॉडल। फेरेल हेडी, रॉबर्ट प्रेस्थस, अल्फ्रेड डायमंड, माइकल क्रोजियर आदि ने नौकरशाही का तुलनात्मक अध्ययन किया। एफ.डब्ल्यू. रिक्स के तुलनात्मक मॉडल में पहला आता है इकोलॉजिकल, पारिस्थितिकी मॉडल। दूसरा, स्ट्रक्चरल फंक्शनल, संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम। टेलकट पार्सन एवं रॉबर्ट मर्टन, मैरियम लेवी ने इसका प्रयोग समाजशास्त्र तथा आर्डमंड में किया। डेविड एप्टर आदि ने राजनीतिक विज्ञान में किया। तीसरा, अग्रेरिया इंडस्ट्रिया मॉडल, कृषि का औद्योगिका मॉडल। चौथा, बहुकार्यात्मक समपार्श्व अल्पकालिक मॉडल, फ्यूज्ड प्रिज्मेटिक डिफ्रेक्टेड मॉडल। पांचवा, साला मॉडल, विकास प्रशासन मॉडल। समर्थक एडवर्ड डब्ल्यू. विडनर, जॉर्ज ग्रांट, फेडरिक्स लॉ, पॉल्मब्रा आदि। एंथनी डाउन्स का मॉडल। डाउन्स ने 5 प्रकार की नौकरशाही बताई। क्लिम्बर्स, चढ़ने वाली। दूसरा, संरक्षित, कंजर्वर्स। तीसरा, जियोलॉट्स, कट्टरपंथी। अधिवक्ता, एडवोकेट्स। और स्टेटमैन्स, राजमर्मज्ञ। नौकरशाही के 5 प्रकार। एंथनी डाउन्स ने अपनी पुस्तक इनसाइड ब्यूरोक्रेसी 1967 में नौकरशाही की निंदा करते हुए लिखा है कि नौकरशाही जिंदा रहने की सहज प्रवृत्ति से प्रेरित होती है और नौकरशाह अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से प्रेरित होते हैं। इस संबंध में डाउन्स ने स्वयं सेवा, सार्वभौमी, स्वामी भक्ति, सेल्फ सर्विसिंग लॉयल्टी का नियम दिया है, जिसका आशय यह है कि सब अधिकारी जनहित के बजाय उस संगठन के प्रति पूर्ण ईमानदार व वफादार होते हैं जो उनकी नौकरी की सुरक्षा व प्रोन्नति नियंत्रित करता है। डाउन्स ने नौकरशाही के 5 मौलिक प्रकार बताए। लता, क्लिम्बर, यह नौकरशाही धन, आय व प्रतिष्ठा को बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य मानती है। दूसरा, संरक्षक, कंजर्वर, यह सुविधा व सुरक्षा को महत्वपूर्ण मानते हैं। लताओं के विपरीत ये अपनी शक्ति, आय व प्रतिष्ठा को बढ़ाना नहीं चाहते, बल्कि जो है उसे बनाए रखना चाहते हैं। कट्टरपंथी, जियोलेट्स, यह सरकार के संकीर्ण नीतियों के प्रति स्वामी भक्त होते हैं। चौथा, एडवोकेट्स और अधिवक्ता, ये व्यापक प्रक्रियाओं के एवं व्यापक संगठनों के प्रति स्वामी भक्त होते हैं। पांचवा, स्टेट्समैन, ये संपूर्ण समाज के प्रति स्वामी भक्त होते हैं। ये राष्ट्रीय नीतियों को कार्य को प्रभावित करने के लिए एक शक्ति चाहते हैं। ये सर्वहितकारी व जन कल्याण के प्रति समर्पित होते हैं। प्लेटो के अभिभावक गार्डियन के तुल्य होते हैं। स्टेटमैन सबसे बेस्ट है।